अस्सलाम वालेकुम। नावल ये जो एक सुबह का सितारा है, आज उसकी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू था और अपनी बारी आने से पहले ही वो ये जॉब मिल जाने की उम्मीद छोड़ चुकी थी। विजिटर्स रूम में उसके साथ जो दूसरी लड़कियां बैठी हुई थीं, वो हर लिहाज से उससे बेहतर थीं और वो ख़ुद भी ज़हनी तौर पर उनके हक़ में दस्तबरदार हो चुकी थी, मगर फिर भी वो इंटरव्यू दे देना चाहती थी क्योंकि वहाँ तक आने में वो काफ़ी किराया ख़र्च कर चुकी थी। विजिटर्स रूम के एक कोने में बैठकर वो खामोशी से अपने इर्द गिर्द बैठी हुई लड़कियों की बातें और कहकहे सुनती रही। जिस लड़की के चेहरे पर वो नज़र डालती उसे लगता कि ये जॉब उसे ही मिल जाएगी, और वो जॉब बेशक सेक्रेटरी की थी, मगर वो जिस फिल्म में थी और उसके साथ जो मुराद दी गई थी, वो काफ़ी क्वालिफाइड लड़कियों को वहाँ खींच लाई थी। वो ख़ुद भी सिर्फ किस्मत आजमाई के लिए आई थी, वरना उसे कतई कोई उम्मीद नहीं थी कि जो दो लड़कियाँ इस फिल्म को सेक्रेटरी के तौर पर चाहिए, उनमें से उसका नाम भी हो सकता है। और यहाँ आकर तो वो बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। इस वक्त विजिटर्स रूम में एक कोने में बैठी वो ओड वन आउट की बेहतरीन मिसाल लग रही थी। किसी किस्म के मेकअप से बेनियाज चेहरे और घुटनों तक लंबी चादर में खुद को लपेटे वो रंगीन व संगीन मलबूसात और लहराते आंचलों की इस भीड़ में काफ़ी अहमक लग रही थी। अब इसे याद आ रहा था कि सुबह आते हुए खाला की बात ना मानकर उसने कितनी बड़ी गलती की थी, जो बार बार उससे कह रही थी कि वो इस किस्म की जॉब के लिए जाने से पहले अपना ज़ाहिरी हुलिया तो ठीक करे। उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया था कि वो चादर के बजाय दुपट्टा ओढ़ ले और कुछ मेकअप और ज्वेलरी भी पहन ले, मगर वो कतई नहीं मानी थी। वो खौफज़दा थी कि इसे इतनी दूर जाना है और वो भी अकेले, और अगर वो कुछ सच संवर कर जाएगी तो क्या होगा। फिर इसके जहन में ये भी था कि वो एक फ़िल्म में जा रही है जहाँ मर्दों की अक्सरियत होगी, और अगर वो कुछ बनाव सिंगार करके गई तो पता नहीं उनका रवैया उसके साथ कैसा हो। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे ये उम्मीद ही नहीं थी कि वो उसे मुलाजमत देंगे, क्योंकि वो इश्तिहार में मौजूद कवायद पर भी पूरा नहीं उतरती थी। वो तो सिर्फ अपनी झिझक ख़त्म करने के लिए आई थी। सो ख़ुद पर तवज्जो देना उसने ज़रूरी नहीं समझा, मगर अब उसे ये सब बातें अहमकाना लग रही थी। अगर ये सब लड़कियां इस तरह यहाँ आ सकती हैं तो मैं भी आ सकती थी, खाला ठीक समझा रही थी। बार बार उसके जहन में यही ख्याल आ रहा था। इसकी बारी आ ही गई थी। फ़ाइल को सीने से लगाए चादर संभालती, धड़कते दिल और लड़ते कदमों के साथ वो अंदर दाखिल हुई। अंदर का माहौल उसे ठंडे पसीने दिलाने के लिए काफ़ी था। विजिटर्स रूम की डेकोर ने ही उसे बहुत मरूब किया हुआ था, लेकिन ये कमरा उससे भी ज़बरदस्त था। दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र ग्लास टॉप टेबल के पीछे रिवॉल्विंग चेयर में बैठे हुए एक उधेड़ उम्र आदमी पर पड़ी थी। दूसरा आदमी कदरे कम उम्र था और वो टेबल की दाएं तरफ रखी हुई दो कुर्सियों में से एक पर बैठा हुआ था। प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। टेबल के पास पहुंचने पर उधेड़ उम्र आदमी ने उसे सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा था। प्लीज़ अपनी फ़ाइल दिखाएं। दाएं तरफ बैठे हुए आदमी ने उससे कहा था। कांपते हाथों से उसने फ़ाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। आपका नाम? उधेड़ उम्र आदमी ने उससे पहला सवाल किया था। रुमैसा उमर। उसके हलक से बामुश्किल आवाज़ निकली थी। इससे पहले कि वो दूसरा सवाल करता, कमरे के बाएं कोने में मौजूद अधखुला दरवाज़ा खोलकर कोई कमरे में दाखिल हुआ था और दीवार के साथ शेल्फ पर रखे हुए कंप्यूटर को खड़े खड़े ऑपरेट करने लगा था। वो सिर्फ उसकी पुश्त देख सकती थी। दोनों आदमियों की नज़र सिर्फ एक लम्हा के लिए उधर गई थी और फिर दोबारा उनकी तवज्जो उस पर मबजूल हो गई थी। आपका नाम रुमैसा है और आपकी क्वालिफ़िकेशन? उधेड़ उम्र आदमी ने दोबारा सिलसिला वहीं से जोड़ा था। उसने टिशू से नाक पर आया पसीना खुश किया। हालांकि कमरा में एसी चल रहा था। एफए उसे लगा था। उसके जवाब पर कंप्यूटर पर काम करता हुआ आदमी मुड़ा था, मगर वह इस वक्त अपनी तवज्जो उधेड़ उम्र आदमी पर मबजूल किए हुए थी, जिसने उसके जवाब पर अपनी बाएं अब्रू उचकाई थी। आप एफए पास हैं? आपको इल्म है कि हमने ग्रेजुएट के लिए इश्तहार दिया था? यस, उसने थूक निगलते हुए जवाब दिया था। कंप्यूटर पर काम करता हुआ बंदा अब बाकायदा रुख मोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जह हो चुका था। उधेड़ उम्र आदमी कुछ देर तक खामोशी से उसका चेहरा देखता रहा। फिर उसने पूछा, आपको कोई तजर्बा है? इस बार उसने माथे पर आया हुआ पसीना खुश्क किया था। नो। कैन यू ऑपरेट कंप्यूटर? उसने एक और सवाल दागा था। जवाब अब भी वही था, नो। डू यू नो हाउ टू टाइप? इसने नज़र टेबल की चमकती हुई सतह पर जमा दी। नो। शॉर्ट हैंड? नो। डू यू नो हाउ टू हैंडल टेलीफोन एक्सचेंज? नो। सवालों की एक लंबी कतार का जवाब उसने एक ही लफ्ज़ से दिया था। हर बार वह नज़र उठाती और फिर टेबल पर नज़र जमा लेती। तो बीबी, फिर आपने हमारा वक्त ज़ाया क्यों किया? पहला जुमला उर्दू में इसी उधेड़ उम्र आदमी ने बोला था, मगर इस बार का लहजा काफ़ी तुर्श था। रुमैसा को अपनी गर्दन एकदम दो मन की लगने लगी थी। हु इज़ योर फेवरेट एक्टर? कमरे की खामोशी को इस बार एक अजनबी आवाज़ ने तोड़ा था। रुमैसा ने गर्दन उठाकर उधेड़ उम्र आदमी को देखा था, जिसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी।
फिर उसने आवाज़ की समझ में देखा था। कंप्यूटर पर काम करने वाला बंदा अब दोनों बाजू सीने पर लपेटे शेल्फ से टेक लगाए खड़ा था। चंद लम्हों के लिए तो वो उसे देखती ही रह गई थी। ब्लू जीन्स और ब्लैक शर्ट में वो बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसके चेहरे की संजीदगी से यूँ लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत अहम सवाल पूछा था। वो चंद लम्हे कुछ कहे बगैर से देखती रही और फिर उसने अपने सामने बैठे हुए आदमी की तरफ गर्दन मोड़ ली। वो इस किस्म के सवाल का जवाब देना नहीं चाहती थी, मगर उधेड़ उम्र आदमी ने कहा, आप इस सवाल का जवाब दें। कोई भी नहीं, धीमी आवाज़ में उसने कहा था। वाई? उसने फिर उस बंदे को देखा था जो अब भी इसी अंदाज में खड़ा था। मैं फ़िल्में नहीं देखती, उसने कहा था। वाई? इस बार इसने बेचारगी से उसे देखा, लेकिन इस बंदे को शायद इस पर तरस नहीं आया था। योर फेवरेट टीवी एक्टर? मैं टीवी नहीं देखती। वाई? इस बार फिर वही सवाल दोहराया गया था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसने सवाल का जवाब दिए बगैर उस बंदे की तरफ से नज़र हटाकर सामने देखना शुरू कर दिया, मगर वो भी अपनी जगह छोड़कर उधेड़ उम्र आदमी की कुर्सी की तरफ आ गया था, जिसने अपनी कुर्सी उसके आने पर खाली कर दी थी, और ख़ुद दूसरे आदमी के साथ वाली कुर्सी खींच कर बैठ गया। हु इज़ योर फेवरेट ऑथर? अपना पिछला सवाल दोहराने के बजाय रिवॉल्विंग चेयर पर बैठते उसने अगला सवाल किया था। मैं किताबें नहीं पढ़ती। उसे अपने बिल्कुल सामने मौजूद पाकर वो कुछ तरह सीमा हो गई थी। वट आर योर पास टाइम्स देन? रिवॉल्विंग चेयर पर आगे पीछे झूलते हुए उसने अगला सवाल पूछा था। इस बार वो चुप रही। फादर क्या करते हैं आपके? इस बार इसने उर्दू में पूछा था। वो मर चुके हैं। और आपकी मदर? वो बहुत साल पहले वफ़ात पा चुकी हैं। तासुब का कोई तासुर इस शख्स के चेहरे पर नहीं उभरा था, ना ही लहजे में कोई नरमी आई थी। बहन भाई हैं? नहीं। किसके पास रहती हैं? खाला के पास। आपको पता है सेक्रेटरी की जॉब कितनी मुश्किल होती है? वो उसके सवाल पर इसका चेहरा देख कर रह गई। हम लोग बहुत सहूलियात देते हैं, मगर काम में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करते। ऐसा भी होता है कि वर्किंग आवर्स के बाद भी ऑफिस में ठहरना पड़ जाता है, ख़ास तौर पर जब कोई डीलिंग हो रही हो किसी गैर मुल्की पार्टी से, और ऐसा अक्सर होता रहता है। बाज़ दफ़ा रात तक ठहरना पड़ सकता है। आप ये शेड्यूल फॉलो कर सकती हैं? इस बार उसने किसी मुश्किल के बगैर जवाब दिया था, नहीं। इस शख्स ने इस जवाब पर चंद लम्हों के लिए दूसरे दो आदमियों को देखा, फिर चेयर को आगे पीछे झुलाते हुए वो कुछ देर तक इसी देखता रहा, जो अब दोबारा टेबल पर नज़रें जमाई बैठी थी। अगर आपको मुलाजमत दे दें तो क्या आप इतनी ही बड़ी चादर ओढ़ कर आती रहेंगी? रुमैसा ने कुछ हैरानी से अपने मद्दे मुकाबिल को देखा था। मैं दुपट्टा ले लिया करूँगी। इस शख्स के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी। वो फ़ौरन ही गायब हो गई थी। मज़ीद कुछ कहे बगैर वो एकदम कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। ठीक है, इन्हें अपॉइंट कर लें और अपार्टमेंट लेटर अभी दे दें। वो दोबारा इस पर नज़र डाले बगैर उधेड़ उम्र आदमी को ये हिदायत देने के बाद कंप्यूटर की तरफ चला गया था, और प्रिंटर से कुछ कागजात निकालने के बाद उसी तेज़ रफ्तारी से इस अध खुले दरवाजे के पीछे गायब हो गया। वो हक्का बक्का होकर उसे जाते देखती रही। ठीक है, आप विजिटर्स रूम में बैठें, कुछ देर बाद आपको अपार्टमेंट लेटर मिल जाएगा। उधेड़ उम्र आदमी ने अब यकसर बदले हुए लहजे में उससे कहा था। वो कुछ पूछे बगैर हैरत की उसकी कैफियत में बाहर आ गई थी। उस दोपहर वापस घर आते हुए भी वो हैरानगी की इसी कैफियत से बाहर नहीं आई थी। क्या इंटरव्यू ऐसा होता है? बार बार उसके दिमाग में यही सवाल आ रहा था। अगर दुनिया में पहली नज़र में मोहब्बत नाम की कोई चीज़ थी तो इस दिन नबील सिकंदर बुरी तरह इसका शिकार हुआ था। ये सिर्फ इत्तफाक ही था कि इस रोज़ उसके कमरे में मौजूद कंप्यूटर ख़राब हो गया था, और वह मैनेजर के कंप्यूटर पर काम करने के लिए उनके ऑफ़िस में गया जब वह इंटरव्यूज़ हो रहे थे। एक सेक्रेटरी का इंतखाब उसी के ऑफ़िस के लिए हो रहा था, मगर वह इनके मामलात में दिलचस्पी नहीं लेता था। हमेशा मैनेजर ही इंटरव्यूज़ करके फ़िल्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों के लिए सेक्रेटरीज़ अपॉइंट किया करते थे, और उससे उनके इंतखाब पर कभी कोई शिकायत नहीं होती थी। सो इस रोज़ भी कंप्यूटर पर काम करते हुए वह आते जाते हुए उम्मीदवार लड़कियों पर नज़र डालता रहा। अचानक उसे कुछ कागजात की ज़रूरत पड़ी थी। उन्हें लेने के लिए वह अपने ऑफ़िस गया था, और वापस आकर वह प्रिंटर से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल रहा था जब गफ़ूर साहब के सवालों पर उसने घबराई हुई मध्यम आवाज़ में किसी लड़की के जवाब सुने थे। कुछ दिलचस्पी से उसने मुड़कर देखा, और इस लड़की ने उसे चौंका दिया था। वो दोबारा कंप्यूटर की तरफ मुतवज्जह नहीं हो सका। गफ़ूर साहब के सवालों पर वो शर्मिंदगी से सर झुकाए अपनी नाअहलियत का इकरार करती रही। वो ज़्यादा देर तक चुप नहीं रह पाया, और उसने जानबूझकर एक बहुत अहमकाना सा सवाल पूछा था। इस लड़की ने चौंक कर उसे देखा था। उसकी आंखों में बेपनाह हैरत थी, और उसके चेहरे पर उभरने वाले तासुरात ने नबील सिकंदर को कुछ लम्हों के लिए मुंजमद कर दिया था। वो बेहद खूबसूरत थी, और शायद कुछ और भी था इसमें, कोई ऐसी कशिश, कोई ऐसी चीज़ जिसे वो समझ नहीं पाया। वो ख़ुद को इंटरव्यू में इन्वॉल्व करने से बाज नहीं रख सका। वो जानता था वो इसके सवालों पर बहुत परेशान थी, बल्कि रुहासी हो रही थी, मगर वो बस इससे बात करना चाहता था।
उसे देखते रहना चाहता था, उसकी आवाज़ सुनना चाहता था। उसने उसे अपॉइंट कर लिया था। इंटरव्यूज़ ख़त्म होने के बाद गफूर साहब ने उसके पास आकर उसे फ़ैसला की कुछ मुज़म्मिरात से आगाह करने की कोशिश की थी, मगर उसने बहुत पुरसकून अंदाज में कहा था, वो सब कुछ सीख जाएगी, इसमें इतनी सलाहियत है, और वैसे भी वो मेरे ऑफ़िस में काम करेगी। वहाँ पर वर्कलोड इतना ज़्यादा है अभी नहीं कि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम हो, आप परेशान ना हो। गफूर साहब ने दोबारा कुछ कहने की कोशिश नहीं की थी। समझदार आदमी थे, जान गए थे कि इस लड़की को उसकी खूबसूरती की वजह से जॉब दी गई है, और यह वाहिद काबिलियत थी जो नबील सिकंदर को मुतासिर करती थी। वो ख़ुद खूबसूरत था और ख़ूबसूरत चीज़ों के इश्क में गिरफ़्तार होने का काफ़ी शौक़ था उसे। चाहे वो कोई लड़की हो या फिर किसी दुकान में पड़ा हुआ डेकोरेशन पीस, वो दोनों को एक ही तरीके से सराहता था। जब तक दिल नहीं भरता, वो इसकी नज़रों के सामने रहते, फिर इनकी जगह कोई और ले लेता। कुछ उससे बेहतर चीज़, कोई उससे अच्छी लड़की। सिकंदर अली के 6 बेटे थे। नबील सिकंदर तीसरे नंबर पर था। उससे बड़े अशर और अहमद थे, और ज़ीशान, फराज और वलीद उससे छोटे थे। सिकंदर अली मुल्क के चंद नामवर एक्सपोर्टर्स में से थे, और नबील भी अपने बड़े भाइयों की तरह बाप के साथ सर्जिकल और लेदर गुड्स के बिज़नेस में शरीक था। उसने अमेरिका से BBA किया था, और फिर स्टडीज़ में इसकी दिलचस्पी ख़त्म हो गई थी। सिकंदर अली चाहते थे कि वह अमेरिका में ही रहे ताकि वहाँ उनके ऑफ़िस को इस्टेब्लिश किया जा सके। वो ख़ुद भी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड था, इसलिए वो अमेरिका में ही रहने लगा था। 5-6 साल तक वो मुस्तकिल अमेरिका में ही रहा, और जब वहाँ उनका ऑफ़िस अच्छी तरह इस्टेब्लिश हो गया तो उसने साल का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में गुजारना शुरू कर दिया था। वो साल में 3-4 बार पाकिस्तान आता। शादी से उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो उसे एक फ़जूल ज़िम्मेदारी समझता था, और सोचता था कि अगर शादी कभी की भी तो सिर्फ़ उस वक्त करूँगा जब किसी लड़की से इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि वो मुझ पर फ़जूल पाबंदियाँ लगाने की कोशिश ना करे और मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारने दे। यही वजह थी कि 32 साल का होने के बावजूद अभी तक वो ख़ुद को शादी के लिए आमादा नहीं कर पाया था। उसके बड़े दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी, और वो दोनों बहुत पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर ये सुकून भी उसे शादी की तरफ अट्रैक्ट नहीं करता था। सिकंदर अली का वो लाडला था, इसलिए उनकी तरफ से उस पर कोई प्रेशर नहीं था। और हैरत की बात यही थी कि सारी औलाद में से सिकंदर अली अगर वाकई किसी को चाहते थे तो वो नबील ही था। ना उन्हें अपने सबसे बड़े बेटे अशर से इतना लगाव था, ना सबसे छोटे बेटे वलीद से इतनी मोहब्बत थी जितनी वो नबील से करते थे। वजह शायद ये थी कि नबील उनसे बहुत मुशाबहत रखता था, या फिर शायद ये बात थी कि बहुत अरसे तक बैरूनी मुल्क उनसे अलग रहा था, इसलिए वो उसे ज़्यादा चाहने लगे थे। और शायद एक वजह ये भी हो सकती थी कि नबील किसी दूसरे के लिए अच्छा हो या ना हो, वो कम से कम एक फरमाबरदार बेटा ज़रूर था। वह ना सिर्फ फरमाबरदार बल्कि बहुत मेहनती भी था। यही वजह थी कि उसने मुख्तसर अरसे में अमेरिका में उनके लिए एक अच्छी खासी मार्केट बना दी थी। इस वक्त उनकी 50% एक्सपोर्ट्स अमेरिका को ही हो रही थी, और इसमें बड़ा हाथ नबील का था। यही वजह थी कि उन्होंने उस पर कभी कोई रोक टोक करने की कोशिश नहीं की थी, ना ही कोई पाबंदी लगाई थी। ऐसा भी नहीं था कि वो उसकी हरकतों के बारे में मुकम्मल तौर पर बेखबर थे, मगर फिर भी वो उस सब को नज़रअंदाज कर दिया करते थे। सो नबील सिकंदर को हर मामले में खासी छूट थी। रुपए की उसके पास कोई कमी नहीं थी, और जिस माशरे में वो रहता था वहाँ ये चीज़ हो तो फिर कुछ भी हासिल किया जा सकता था। फिर वो जिस्मानी तौर पर भी इतना खूबसूरत था कि सिर्फ मुखालिफ को अपनी तरफ मुतवज्जा करने में कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। अमेरिका में उसकी काफ़ी गर्लफ्रेंड्स थीं, और इनमें से अक्सर बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थीं। सिकंदर अली को कतन एतराज़ ना होता अगर वो उनमें से किसी शादी करना चाहता, मगर नबील सिकंदर को सिर्फ वक्ती ताल्लुक़ बनाने की आदत थी। वो उन्हें मुस्तकिल करने की कोशिश कभी नहीं करता था। यह आदत अच्छी थी या बुरी वह कभी नहीं जान सका, क्योंकि इसे इस आदत से कभी नुकसान उठाना नहीं पड़ा। ऐसा भी नहीं था कि उसे पहले कभी किसी से इश्क हुआ है ना हो। कई बार ऐसा हुआ था कि वह ख़ुद को मोहब्बत की बीमारी में मुकम्मल तौर पर गिरफ़्तार समझने लगा था, मगर ये कैफियत बहुत आर्जी साबित हुई थी। मगर इस बार उसने कदरे मुख्तलिफ़ किस्म के जज्बात महसूस किए थे। वो सोचती थी कि पहले दिन ऑफ़िस जाकर उसे बहुत से मसाइल पेश आएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सुबह 8:30 बजे ऑफ़िस की गाड़ी ने उसे पिक कर लिया था, और ऑफ़िस में पहले ही उसके इंतज़ार में आफ़िया नाम की एक लड़की मौजूद थी। वो कंप्यूटर सेक्शन में काम करती थी, और रुमैसा को उसका ऑफ़िस दिखाने ले गई थी, और अपना ऑफ़िस देखकर वह हैरान रह गई थी। अगरचे वो विज़िटर्स रूम भी था, मगर अगर वहाँ कोई मौजूद ना होता, वो तो किसी बिग बॉस के ऑफ़िस का मंजर पेश करता था। कम से कम रुमैसा को यूं ही लगा था। उसे अपनी टेबल पर बेपनाह रश्क आया था, जिस पर हर जदीद सहूलत मौजूद थी।
एयर कंडीशन रूम में रिवॉल्विंग चेयर पर बैठकर उसने खुद को बेहद मोतबर महसूस किया था। तुम इस ऑफ़िस में काम करोगी नबील सिकंदर साहब के साथ। वो ऑफ़िस में कदरे देर से आते हैं, इसलिए उनके आने से पहले तुम हर रोज़ मेरे साथ रहा करोगी। मैं तुम्हें कंप्यूटर और फैक्स वगैरह के बारे में थोड़ा ट्रेन कर दूँगी। टेलीफ़ोन एक्सचेंज हैंडल करना तो खैर इतना बड़ा मसला नहीं है, और फिर तुम्हारी खुशकिस्मती ये है कि नबील सिकंदर साहब के ऑफ़िस में काम भी ज़्यादा नहीं है, वरना तुम किसी दूसरे सेक्शन या ऑफ़िस में बग़ैर तजर्बे या इन चीज़ों के इल्म के बगैर आती तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। बहरहाल तुम्हें ये सब सीखने के लिए काफ़ी ही वक्त मिल जाएगा। आफिया उसे बताती गई थी, नबील सिकंदर तो ये मेरे बॉस का नाम है। इसने सोचा था उस दिन आफिया ने उसे सिर्फ टेलीफोन एक्सचेंज को हैंडल करना सिखाया था। 2 घंटे तक वो इसके साथ बैठी फिल्म के मुख्तलिफ ऑफिस और फैक्ट्री के मुख्तलिफ हिस्सों से लिंक और डी लिंक होना सीखती रही। फिर आफिया उसे इसके ऑफिस में छोड़कर चली गई थी। अपने ऑफिस की तन्हाई में वो बड़ी आज़ादी से हर चीज़ को देखती रही। यह एहसास कि वो इन तमाम चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकती है बहुत खूबसूरत था। आफिया से कोई काम सौंप कर नहीं गई थी, इसलिए कुछ देर तक अपने ऑफिस को अच्छी तरह देखने के बाद वो अपनी चेयर पर आकर बैठ गई। आज वो अपनी चादर को घर छोड़ आई थी, मगर चादर के बजाय उससे कुछ कम लंबाई और चौड़ाई का दुपट्टा उसी अंदाज में ओढ़े हुए थी। कुछ हिम्मत करके उसने चेहरे पर लिपस्टिक और आई लाइनर का इजाफा भी कर लिया था। मजमूई तौर पर उसका हुलिया इंटरव्यू वाले दिन से काफ़ी बेहतर था, और इस दिन की तरह इसे फिल्म में काम करने वाली दूसरी लड़कियों को देखकर किसी किस्म का एहसास कमतरी नहीं हो रहा था। तकरीबन 12 बजे का वक्त था। वो पिछले आध घंटे से अपनी चेयर पर बैठी खाली और जहनी की कैफियत में सामने वाली खिड़कियों पर नज़रें जमाए हुई थी, जब एक झटके से दरवाज़ा खोलकर कोई बड़ी तेज़ रफ्तारी से उसके ऑफिस में दाखिल हुआ था। उसने कुछ हड़बड़ा कर उस अचानक आने वाले को देखा था। ब्लैक पैंट, सफ़ेद हाफ बाजुओं वाली शर्ट के ऊपर रॉयल ब्लू स्ट्रिप्स वाली टाई लगाए, हाथ में ब्रीफ केस थामे क्लोन से महकता हुआ वो लंबा चौड़ा वजूद एक बार फिर उसके सामने था। वो सिर्फ एक लम्हे के लिए उसके सामने रुका। सो यू आर हेयर ऑल राइट, जस्ट कम इनटू माई रूम। वो मुस्कुराते हुए उसके सामने से गुजरकर अगला दरवाज़ा खोलकर अंदर गायब हो गया था। वो चंद लम्हों तक साकित बैठी दरवाजे को देखती रही। अभी भी उसे यकीन नहीं आया था कि वो उसका बॉस हो सकता है। यही वजह थी कि वो अपनी जगह से हिली नहीं, मगर चंद लम्हों बाद ही टेबल पर मौजूद इंटरकॉम की बजर होने लगी थी। उसने नींद दिली से रिसीवर उठाया। मिस्टर मैसा, प्लीज़ मेरे ऑफिस में आए। यस सर, घुटे हुए लहजे में उसने कहा था। तो ये नबील सिकंदर है, वो जो किसी उधेड़ उम्र बॉस की मुंतज़िर थी, अभी जानकर एक सदमे की कैफियत में थी कि ना सिर्फ बॉस नौजवान था, बल्कि उसके सामने उसका पहला इंप्रेशन भी कुछ अच्छा नहीं था। बादल नख्वास्ता उठकर अंदर चली गई थी। वो अपनी कुर्सी पर बैठा मोबाइल पर किसी को कुछ हिदायत दे रहा था। हाथ के इशारे से उसने उसे बैठने का इशारा किया था। वो बड़ी बेदिली से कुर्सी खींच कर बैठ गई थी। चंद मिनटों तक वो मोबाइल पर मसरूफ़ गुफ्तगू रहा, मगर उसकी नज़रें उसके चेहरे पर मरकूज़ रहीं, जो टेबल को घूरने में मसरूफ़ थी। उसके चेहरे पर मौजूद बेजारी उसकी तेज़ नज़रों से छुपी नहीं रह सकी थी। मोबाइल बंद करके टेबल पर रखते ही उसने पूछा था, क्या आपको अपना ऑफिस पसंद नहीं आया? वो इस तीखे सवाल पर गड़बड़ा गई थी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर आप इतनी परेशान क्यों हैं? नहीं, मैं परेशान तो नहीं हूँ। उसने उसे यकीन दहानी करवाने की कोशिश की थी। वो कुछ लम्हों तक खामोशी से जैसे उसके चेहरे पर कुछ पढ़ने की कोशिश करता रहा। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने कहा, ऑल राइट, मैं मान लेता हूँ कि आप परेशान नहीं हैं। अब कुछ काम की बातें कर लेते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि आपको मेरे साथ काम करना है। मैं काम के मामले में बहुत प्रोफेशनल अप्रोच रखता हूँ। बेतरतीबी और बददियानती बर्दाश्त नहीं करता हूँ। आप पर काम का ज़्यादा बोझ नहीं होगा। बहुत सी बुनियादी चीज़ों से आप वाकिफ़ नहीं हैं, इसलिए 1-2 माह तो आपको इन चीज़ों में ट्रेंड किया जाएगा, प्रॉपर गाइडेंस भी दी जाएगी। इसके बाद आपको हर काम खुद ही सोच समझकर करना होगा, और मेरा ख़्याल है ये कोई मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। ज़्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं देना चाहता आज के लिए, बस इतनी इंस्ट्रक्शंस काफ़ी हैं। अगर आपको यहाँ किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो आप मेरे पास आ सकती हैं। अब आप जा सकती हैं। वो खामोशी से उठकर बाहर आ गई। ऑफिस में आहिस्ता आहिस्ता लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी थी, मगर ये सब फिल्म के ही मुख्तलिफ सेक्शंस के लोग थे। वो सिर्फ इंटरकॉम पर अंदर इत्तला करती रही। लंच तक यही सिलसिला जारी रहा। लंच ब्रेक से कुछ देर पहले आफिया इसे लेने आ गई थी। वो इसके साथ फैक्ट्री कैफेटेरिया में आ गई थी। वहाँ फैक्ट्री और फिल्म में काम करने वाली ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। इसे ये देखकर बेहद सुकून था। दिन इसी तरह गुजरने लगे थे। वो सुबह आने के बाद 2 घंटे आफिया के साथ कंप्यूटर और फैक्स पर काम करती, फिर अपने ऑफिस में आकर थोड़ा बहुत वहाँ का काम निपटाती। नबील सिकंदर हमेशा देर से ही आया करता था, लेकिन आने के बाद वो काफ़ी मशीनी अंदाज में काम किया करता था। यके बाद दिगरे फैक्ट्री या फिल्म में से कोई ना कोई उसके पास आता रहता था, या वो ख़ुद किसी न किसी को बुलाता रहता था, और जब वो किसी को नहीं बुलाता था
तब वो फ़ोन पर किसी न किसी के साथ मसरूफ़ हुए गुफ्तगू होता। फ़िल्म में मुख्तलिफ़ हिस्से बने हुए थे। अब एक नया हिस्सा तश्कील दिया जा रहा था जो उसके छोटे भाई के सुपुर्द किया जाना था। तमाम हिस्से सिकंदर अली की ज़ेर निगरानी काम करते थे, मगर वो अपने बेटों के काम में दखल अंदाज़ी नहीं किया करते थे। किसी बात पर एतराज़ वो सिर्फ तब करते थे जब फ़िल्म को किसी वजह से नुकसान पहुँचने का अंदेशा होता या नुकसान होता, वरना उन्होंने बाकी तमाम मामलात में अपने बेटों को मुकम्मल आज़ादी दे रखी थी। रुमैसा को ये पता चल गया था कि नबील साल का ज़्यादा हिस्सा बाहर गुजारता है, और ये जानकर उसे बेहद खुशी हुई थी। आफिया ने उसे बताया था कि वो हर 2-4 माह बाद कुछ अरसे के लिए बाहर ज़रूर जाता है, और अब रुमैसा शिद्दत से उसके बाहर जाने की मुंतज़िर थी। नबील सिकंदर से इस अरसे में इसे कोई तकलीफ़ या परेशानी नहीं हुई थी, मगर इसके बावजूद वो मुतमईन नहीं थी। उसे उसकी आंखों से बेहद खौफ आता था। हालांकि आफिया को नबील सिकंदर की आंखें बेहद पसंद थी, मगर रुमैसा कभी भी उसकी आंखों में देख नहीं पाई। कोई बहुत अजीब सा तासुर होता था उसकी आंखों में, जिसे वो समझने से कासिर थी, लेकिन बाज़ दफ़ा वो बेहद परेशान हो जाती थी। ये अंदाज़ा उसे हो गया था कि वो सिर्फ अपने हिस्से में ही नहीं, दूसरे हिस्से में काम करने वाली लड़कियों में भी खासा मकबूल था। बुनियादी वजह तो ज़ाहिर है ये थी कि वो फ़िल्म के मालिकों में से था और बेहद खूबसूरत था, मगर एक और वजह उसके लहजे की नरमी थी। उसमें गरूर या उखड़पन नहीं था जो उसके बड़े दोनों भाइयों में था। अपने मातहतों के साथ वो खुश अखलाक़ी से ही पेश आता था, जब तक उनमें से कोई ऐसी हरकत ना कर देता जो उसे आपे से बाहर कर देती, मगर गुस्से में भी वो बुलंद आवाज़ से बोलता और मातहतों को झिड़कता ज़रूर था, मगर इनको ज़लील नहीं किया करता था, ना ही उनकी एक एक गलती लेकर बैठा रहता था। शायद यही वजह थी कि उसके हिस्से में काम करने वाले सबसे ज़्यादा मुतमईन थे। इससे पहले नबील सिकंदर की सेक्रेटरी के तौर पर जो लड़की काम कर रही थी, वो इससे पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काम करती रही थी। इस फिल्म को ज्वाइन करने के बाद बहुत कम अरसे में वो नबील के बहुत करीब आ गई थी। बेहद खूबसूरत थी शुमाइला। फिर इसे मर्दों को फांसने के सारे हरबे आते थे, और फिर नबील सिकंदर तो है ही दिल फेंग। चंद माह में नौबत यह आ गई थी कि शाम को वापस भी नबील की गाड़ी में जाया करती थी। हर दूसरे दिन वो हमें कोई ना कोई कीमती चीज़ ये कहकर दिखाती थी कि ये नबील ने दी है, और नबील सिकंदर वाकई उसे बहुत तोहफे देता रहता था, बल्कि वो तो उसे लेकर कई कई दिन मरी और बोरबन में ही रहकर आता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता नबील सिकंदर की दिलचस्पी उसमें ख़त्म होने लगी। तोहफे तहाइफ का सिलसिला भी रुक गया, और ज़ाहिर है खाली तनख्वाह पर तो शुमाइला बीबी का गुजारा हो नहीं सकता था, इसलिए यहाँ आने के 1 साल बाद ही वो जॉब छोड़कर चली गई। इसीलिए तुम्हें कहती हूँ कि तुम भी मोहताज रहना। ये बंदा फ्लर्ट है, इसे हम जैसी लड़कियों से इश्क नाम की कोई चीज़ हो सकती है, ना ये हमसे शादी कर सकता है। हाँ, ज़िल्लत और रुसवाई का तोक ज़रूर हमारे गले में डाल सकता है, इसलिए बेहतर है कि तुम कभी इसकी बातों में ना आना। ज़रा मजबूती दिखाओगे तो ये तंग नहीं करेगा। ये खूबी है इसमें कि अगर इस किसी लड़की की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना मिले तो इसका जीना अजीरन करता है, ना उसे तंग करता है, बल्कि खामोशी से किनारा कर लेता है।